दिल्ली। ये वीडियो सभी बीएचएमएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है और जो भी केस टेकिंग अच्छे से सीखना चाहते हैं तो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारी केस टेकिंग की पूरी सीरीज चल रही है। 3 वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले थे। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सारा इंट्रोडक्शन दे दिया था, पूरी प्लानिंग बता दी थी कि किस तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो हमारी जो केस टेकिंग की 2 वीडियो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। सो दिस इज द थर्ड वीडियो और ये लास्ट वीडियो होगी केस टेकिंग की। जो मेन पार्ट था केस टेकिंग में क्या क्या पॉइंट्स लिए जाते हैं वो 2 पॉइंट्स में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। मेनली जो हम पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, जो फिजिशियन और पेशेंट के बीच कम्युनिकेशन होता है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो ऑब्जर्वेशन होती है, वो चीजें सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज का मेन हमारा जो गोल है, जो टॉपिक है, इसके अंदर हम सीखने वाले हैं जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के पॉइंट और सिस्टमिक एग्जामिनेशन क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें देखी जाती है, पूछी जाती है। हम एक बार पूरा समराइज में आपको कर देती हूँ कि लास्ट 2 वीडियोस में क्या सीखा था जो केस टेकिंग था। उसके बाद हम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के सारे पॉइंट्स को देखेंगे। तो आप यहाँ बोर्ड पर देखिए कि जब हम केस टेकिंग स्टार्ट करते हैं तो वहां पे लिखा जाता है कि फॉर जो मतलब नेम होगा, पेशेंट का नेम होगा, एज होगा, जेंडर होगा, ये सारी चीजें पूछी जाती है। देन जो केस टेकिंग स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट और चीफ कंप्लेंट होता है। देन हम एचओपीसी लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, इसमें 4 पॉइंट एलएसएमसी पूछा जाता है। फिर हम पूछते हैं पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री और देन ट्रीटमेंट हिस्ट्री। आफ्टर दैट पर्सनल हिस्ट्री और उसके बाद एनवायरमेंट एट वर्क प्लेस। और ये जितना टॉपिक था यहाँ तक ये हमने पार्ट 1 में क्या करा है, कंप्लीट कर लिया है। किस तरीके से चीजें पूछी जाती है वो पूरा बहुत अच्छे से समझाया मैंने आपको। आप पार्ट 1 वीडियो को देखना। नेक्स्ट जो वीडियो थी हमने उसमें करा था ऑब्स एंड गायनी हिस्ट्री, जो कि फीमेल में पूछी जाती है। फिजिकल जनरल, मेंटल जनरल, इसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती है पूरा एलैबोरेटिव वे में, मतलब आपको पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। और आप इसे किस में देख सकते हैं, पार्ट 2 वीडियो में। ठीक है, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है उसमें हम जीपीई, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन और सिस्टमिक एग्जामिनेशन को समझते हैं। जो ये फिजिकल, अभी जो ये जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, ये क्या चीज होता है, तो इसमें देखो जब पेशेंट के साथ हमने बात कर ली, वो सारे पॉइंट्स हमने पूछ लिए। अब क्या है, फिजिशियन उस पर्सन की पूरी ओवरऑल हेल्थ को चेक करता है। उसके मतलब किसी सिस्टमिक स्पेसिफिक पार्ट को चेक करने से, किसी सिस्टम को चेक करने से पहले उसकी बॉडी का जो अपीयरेंस है वो कैसा दिख रहा है, उसकी बॉडी कलरेशन क्या होती है, उसके जो नॉर्मल वाइटल ऑपरेशन चल रहे हैं, जो उसका बीपी है, जो पल्स रेट है, टेम्परेचर है और उसका बिल्ड कैसा है, न्यूट्रिशन कैसा है, जो हम देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं बाहर से, वो चीजें इसमें कंसिडर की जाती हैं। तो अब हम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के हर एक पॉइंट को बोर्ड पर समझते हैं अच्छे से। तो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन का क्या है, एक बार वो पढ़ लेते हैं डेफिनेशन की। अ रूटीन सिस्टमिक इवैल्यूएशन परफॉर्म बाय फिजिशियन टू असेस अ पेशेंट्स ओवरऑल हेल्थ बिफोर एग्जामिनिंग एनी स्पेसिफिक सिस्टम, जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इसके अंदर अब क्या क्या पॉइंट्स आते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम बिल्ट देखते हैं। बिल्ट क्या है कि जो भी पेशेंट आया है, मेल है, फीमेल है, उसकी जो एज और सेक्स के हिसाब से जो भी है, क्या हाइट है उसकी, ठीक है, कितना उसका जो नॉर्मल एवरेज हाइट होनी चाहिए, क्या उसके हिसाब से वो दिख रहा है, उतनी है। वो मेजरमेंट पहले चार्ट बना होता है उसमें हम मैच कराते हैं। तो वहां से 2 केसेस आ सकते हैं कि या तो वो बहुत नॉर्मल होगा तो ठीक है, जाइजेंटिज्म का केस, मतलब हाइट बहुत ज्यादा मतलब बहुत लंबा है, वो क्रॉसिंग 6.5 फीट, ठीक है, इतने से वो क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो जाइजेंटिज्म माना जाएगा। जाइजेंटिज्म का कारण क्या हो सकता है, प्राइमरी कॉज हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है कि वो ऐसा ही दिख रहा है, मतलब उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। रेशियल हो सकता है कि मतलब किसी होता है ना पर्टिकुलर कंट्री में या फिर किसी स्पेसिफिक प्लेस पे हाइट क्या होती है, उतनी ही होती है, सबकी उतनी होती है, एवरेज हर जगह की वेरी करती है। तो रेशियल, फैमिलियल, पेरेंट्स उसके टॉल रहे हो तो वो जो बच्चा हुआ है, उनका जो चाइल्ड है, जो भी पेशेंट है, वो भी टॉल है। ठीक है, तो फैमिलियल हिस्ट्री में आता है वो एंडोक्राइन, मतलब क्या हो सकता है, ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज हुआ हो, हाइपर पिट्यूटरिज्म भी बोला जाएगा, ये भी कारण हो सकता है। या फिर जेनेटिक क्लाइनीफिल्टर सिंड्रोम XXY होता है, इसकी वजह से उसकी हाइट लंबी हो सकती है। जाइजेंटिज्म में ये सारे कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट डॉर्फिज्म। डॉर्फिज्म क्या है कि जो नॉर्मल उसकी एज के हिसाब से जो उसकी हाइट होनी चाहिए थी, उससे क्या है 2 स्टैंडर्ड जो चार्ट है उससे क्या हो रहा है, लेस देन 2 स्टैंडर्ड उससे क्या कर रहा है, कम दिख रहा है, तो वो डॉर्फ में माना जाता है। इसके क्या कारण हो सकते हैं कि पेरेंट्स ही क्या हो, मिड हाइट के हो तो बच्चा उससे भी छोटा हुआ हो। और हेरिडेटरी में टर्नर सिंड्रोम का हो सकता है जिसकी वजह से हाइट छोटी हो। एंडोक्राइन रीजन क्या हो सकता है कि हाइपोपिट्यूटरिज्म, मतलब कि ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हुआ उस वजह से हो सकता है। माल न्यूट्रिशन, माल अब्जॉर्प्शन हो सकता है। तो ये बेल्ट में ये सारी चीजें होती हैं।
ये देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बॉडी प्रोपोर्शन। बॉडी प्रोपोर्शन कहने का क्या मतलब होता है कि चेकिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी आर नॉर्मली डेवलप्ड एंड प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर, मतलब कि हाथ पैर इसमें चेक किया जाता है कि क्या बाकी बॉडी पार्ट मतलब इक्वल और प्रोपोर्शनेट उसमें बढ़ रहे हैं या फिर कुछ छोटा बड़ा इस तरीके का जो ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, एक अपर सेगमेंट होता है और एक होता है बॉडी प्रोपोर्शन में लोअर सेगमेंट। अपर सेगमेंट जो है हमारा हेड से लेकर प्यूबिक सिम्फाइसिस तक कंसिडर किया जाता है, और लोअर सेगमेंट हम क्या कंसिडर करते हैं, उस प्यूबिक सिम्फाइसिस से लेकर हील तक। तो ये दो सेगमेंट हो गए। अब देखो जो इनका रेशियो होता है बर्थ के टाइम पे, ये जो रेशियो होगा अपर सेगमेंट वो ज़्यादा होता है देन लोअर सेगमेंट, ये नॉर्मल सी बात है। और 10 ईयर में कितना होता है, 1:1 का रेशियो आने लगता है। एडल्ट होते हैं तो लोअर सेगमेंट ज़्यादा हो जाता है और अपर सेगमेंट क्या होता है वो कम हो जाता है। तो ये नॉर्मल एक चार्ट होता है, इसमें हम वेरिएशन देखते हैं फिर चेक करते हैं, ठीक है। आर्म स्पेन मेजरमेंट, इसमें क्या होता है कि ये मेजरमेंट का एक तरीका होता है जिसमें कि दोनों आर्म्स को क्या किया जाता है, स्ट्रेच किया जाता है। फिर मिडिल फिंगर जो होती है उसके सेंटर से लेकर नेक्स्ट वाले मिडिल फिंगर के सेंटर तक क्या होता है, मेजरमेंट होती है। और नॉर्मल जो आर्म स्पेन होता है वो हाइट के ही अप्रॉक्स आती है, ठीक है। अब देखो ये जो बॉडी प्रोपोर्शन देख रहे हैं वो किस लिए डिटेक्शन क्या काम आएगा, क्या पता कर सकते हैं उससे कि अगर तो अपर सेगमेंट जो है उस वो ज़्यादा है देन लोअर सेगमेंट, मतलब अपर सेगमेंट जाता है मतलब कि लेग्स शॉर्ट होंगे, ठीक है। और ये किसमें, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, कॉन्ड्रोप्लेशिया, ठीक है, इसका एग्जांपल हो सकता है। अगर तो सेकंड केस है कि लोअर सेगमेंट ज़्यादा हो गया, मतलब पैर लंबे हो गए और ऊपर का जो अपर सेगमेंट है वो छोटा आ गया, तो इसमें क्या होता है, मार्फन सिंड्रोम की तरफ वो इंडिकेशन कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूट्रिशन, कि हम बाहर से देख के पता लगा सकते हैं कि किस चीज़ की कमी होगी। सपोज उसको अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी, मतलब हाइपोप्रोटीनीमिया होगा, तो उसकी स्किन कैसी होगी, पेशेंट की रफ दिखने में होगी, ब्रिटल हेयर होंगे, मतलब कोई शाइनी नहीं होगा, रफ रफ दिखेगा। एडिमा ऑफ फीट, मतलब उसको फीट में नीचे पैरों में क्या होगा, वाटर रिटेंशन आपको देख सकते हैं। तो आप पता लगा सकते हैं बाहर से कि मे बी इसको प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो। फिर भी हम टेस्ट करवाते हैं, ये क्या करते हैं हम जनरली देख के पता लगा रहे होते हैं, अजम्पशंस होते हैं हमारे, ठीक है। ये कुछ साइंस होते हैं कि मतलब ये बीमारी हो सकती है, फिर हम फाइनल टेस्ट करवाते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा फैट। फैट की डेफिशिएंसी कैसे दिखेगी कि उसको माल न्यूट्रिशन, मतलब खाने में उसने भरपूर तरीके से फैट नहीं लिया होगा, तो उससे कैकेक्सिया मतलब हॉलोइंग ऑफ चीक्स, उसके गालों में गड्ढे से दिखेंगे। उसकी जो हिप की शेप होगी वो क्या होगी, लॉस हो गई होगी, मतलब ठीक से दिखेगा नहीं। और फ्लैट एब्डोमेन होते हैं, एब्डोमेन बिल्कुल पेट जो होगा उसका बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। और जो एल्बो के नीचे जो क्या होती है सब क्यूटेनियस टिश्यू होता है वो एब्सेंट होगा, बिल्कुल आपको उभरा हुआ वहाँ पे एल्बो पॉइंट पे दिखेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज विटामिन। विटामिन की डेफिशिएंसी, अब दो तरीके का विटामिन होता है, एक होता है फैट सोल्यूबल, सेकंड वन इज वाटर सोल्यूबल। जो फैट सोल्यूबल है उसमें 4 आते हैं, KEDA, कीड़ा से याद रख सकते हो। तो इसकी डेफिशिएंसी अगर एक ही होगी तो हमें पता है कि इससे क्या होता है, विजन के लिए काम आता है ये। तो एक ही कमी से विजन में प्रॉब्लम होगा, आई की कोई प्रॉब्लम आई है तो हो सकता है कि उसको एक ही कमी हो। डी की कमी कैल्शियम की कमी है, मतलब ठीक है, तो कैल्शियम की कमी से जो जो परेशानियां होती है वो हो सकता है। नेक्स्ट ई और ये के होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर वगैरह में ब्लड फॉर्मेशन वहाँ पे काम आते हैं, तो इससे ये पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट होते हैं बी और बी एंड सी जो कि वाटर सॉल्युबल है। सी की कमी से स्कर्वी होता है, मतलब गम्स की प्रॉब्लम होती है। बी की कमी से, बी में भी बहुत सारे बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, B1 से लेके B12 तक, कुछ बीच बीच में एब्सेंट भी होते हैं। तो जैसे बेरी बेरी होता है B1 से, ठीक है, और B3 से पेलेग्रा हो जाता है। तो ये अलग अलग किस बी की कॉम्प्लेक्स की वजह से कौन सा बी कमी है, उससे क्या क्या बीमारी होगी वो हम अज्यूम कर सकते हैं जो उस टाइम पे प्रॉब्लम आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट होता है मिनरल की कमी। मिनरल में दो चीजें, एक आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है और दूसरी क्या हो सकती है, कैल्शियम डेफिशिएंसी। अब देखो जो आयरन की डेफिशिएंसी है इट मीन्स की हीमोग्लोबिन की कमी है, वो तो हम टेस्ट करवाते हैं। फिर भी हम जो एक जनरली कैसे देखते हैं कि इसको मे बी अनीमिया चेक करते हैं हम कि हो सकता है आयरन की डेफिशिएंसी। पैलर होता है कि आई की जो लोअर लिड होती है उसे हम थोड़ा सा नीचे करके देखते हैं, मतलब कि आप पेशेंट को बोलेंगे कि वो ऊपर की साइड देखिए, फिर आप लोअर लिड को स्ट्रेच करते हैं, उसमें देखते हैं कि थोड़ा सा क्या है। अगर तो पेल होता है तो मे बी अनीमिया का इंडिकेशन होता है, और अगर पिंकिश होगा तो मतलब नॉर्मल है, उसको अनीमिया नहीं है। फिर क्या होता है ये कॉलियन किया, ये क्या होता है, अगर उसको आयरन की डेफिशिएंसी है, अनीमिया है, तो ये एक क्या होता है मार्क फीचर होता है कि जो नेल होता है वो स्पून शेप का हो जाता है। ये आप गूगल पे इसके पिक्चर भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि
कैल्शियम की डेफिशिएंसी अगर होगी तो क्या हो जाता है, रैपिड स्पैम हो जाता है, मतलब टेटानी का केस हो जाता है। जो काफ मसल होता है उसमें बहुत अकड़न होती है, वो बिल्कुल उसमें क्या टाइट टाइट फील होता है, मतलब कि उसको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, बोन वगैरह का, जॉइंट्स का वो प्रॉब्लम बताए। तो हमने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में 3 पॉइंट कवर कर लिए, बिल्ड को कर लिया हमने, बॉडी प्रोपोर्शन देख लिया, न्यूट्रिशन को देख लिया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट अपना बढ़ते हैं। क्या पूछते हैं हम पेशेंट का, क्या देखते हैं, डेक्यूबिटस। डेक्यूबिटस क्या होता है कि हाउ पेशेंट प्रेफर टू लाई, मतलब वो किस तरीके से बैठना उठना, किस तरीके से लेटता है, वो हम पूछते हैं। इसमें भी अलग अलग तरीके से हो सकता है कि डॉर्सल बैक साइड पे हो सकता है वो लेटता हो, वेंट्रल स्टमक के साइड पे लेटता हो, या फिर लेटरल राइट या लेफ्ट की साइड लेटना उसे पसंद हो, या फिर जो उसका मतलब डेली में वो किस तरीके से लेटता है और बीमारी इससे क्या होता है एक इंडिकेशन हो सकती है। तो ये हम पूछते हैं कि डेक्यूबिटस में आते हैं पॉइंट्स। ऑर्थोपेनिक, जैसे कि वो आगे की तरफ थोड़ा झुक के बैठेगा ताकि उसको ठीक से प्रॉपरली उसको ब्रीद कर पाए, ठीक है। पेट दर्द होगा तो बिल्कुल स्ट्रेट बैठेगा ताकि उसमें कोई मूवमेंट ना हो, तो ये डेक्यूबिटस आता है। नेक्स्ट होता है क्लबिंग। क्लबिंग क्या होता है कि टिप ऑफ फिंगर एंड टो क्या होता है, लार्ज हो जाता है, बल्ब लाइक हो जाता है, एक एंगल बनता है, पर वो जो नेल बेड होता है और नेल होता है उसके बीच में एक एंगल होता है, पर वो 160 के आसपास होता है, पर वो अगर मतलब उससे ज्यादा हो जाए तो 180 डिग्री हो जाता है सपोज, तो क्या होता है उससे वो जो एंगल होता है वो लॉस हो जाता है। ये क्या इंडिकेशन हो जाता है, या मे भी हो सकता है टीबी की वजह से हो, लिवर सिरोसिस की वजह से हो, और सीओपीडी एडीमा वगैरह जो टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं, वो बल्ब लाइक शेप बना लेता है। और देखो इसमें क्या होता है, मतलब कह रहा है कि 2 फिंगर्स को जब हम पास ऐसे लेकर आते हैं, ठीक है, ऐसे लेकर आए, या फिर आप अपने में भी करके देखना कि जब ऐसे करोगे तो एक बीच में ऐसे क्या बन रहा है, डायमंड शेप बन रहा है। तो नॉर्मल होता है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नॉर्मल डायमंड शेप बनती है कुछ इस तरीके की, आप अपने में चेक भी कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम होता है, मतलब ये इंडिकेशन होता है, हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि ये चीज है, बस हमें एक इंडिकेशन हो सकता है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, इसलिए पता करते हैं, क्लबिंग कहते हैं उसको। नेक्स्ट होता है साइनोसिस। साइनोसिस का मतलब होता है कि बॉडी में, ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया है, जिसकी वजह से बॉडी पे ब्लूइश अपीयरेंस आ रहा हो, ठीक है। आप उसके लिप पे भी देख सकते हैं ब्लूइश अपीयरेंस, टंग पे भी देख सकते हैं, फेस पे, नेल पे, ये क्या होता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, मतलब रेस्पिरेटरी कोई डिसऑर्डर होगा, ठीक से प्रॉपर वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा होगा, ब्लड में ठीक से ऑक्सीजन नहीं जा रही है, तभी तो नहीं हो पा रहा होगा। तो ये क्या होता है, हम अंदाजा लगाते हैं, ठीक है, ये साइनोसिस से आप पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट होता है जॉन्डिस। जॉन्डिस में क्या होता है, हम जॉन्डिस को एक्टेरिस भी बोला जाता है, जॉन्डिस मतलब येलो कलर कि जॉन्डिस हुआ है, आप कैसे उसे सुपरफिशियली भी आप उसके नेल को, फेस को, इन सब को देख के बता सकते हैं। और दूसरा क्या होता है कि आप अपर बल्बर कंजक्टाइवा को देखते हैं, मतलब कि पेशेंट क्या करेगा, आप देखिए पेशेंट क्या करेगा, आपको उसे बोलना है कि वो नीचे की साइड देखेगा, और आपको जो ये ऊपर की आईलिड होता है उसको ऊपर उठाना होता है। तो ये जो ऊपर में अपर बल्बर कंजक्टिवा जो व्हाइट पोर्शन होता है, जो बॉल है, उसमें क्या होगा, येलो डिपोजिशन, मतलब येलो दिखेगा वो, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, स्क्लेरा में इलास्टिन फाइबर होता है, वो होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो जॉन्डिस में क्या होता है, पिगमेंट येलो पिगमेंट डिपोजिशन की वजह से, मतलब वो पता कर सकते हैं कि जॉन्डिस में भी हो सकता है, ठीक है, फिर टेस्ट वगैरह कराए जाते हैं। नेक्स्ट है लिम्फ एडिनोपैथिक। लिम्फ एडिनोपैथिक मतलब कि लिम्फ नोड का क्या हुआ हो, एनलार्जमेंट हो गया हो, ठीक है, वो एनलार्जमेंट आप पता लगा सकते हैं। नेक में भी हो सकता है, आर्मपिट में हो सकता है, ग्रॉइन में हो सकता है, ईयर के नीचे हो सकता है, जॉ के नीचे हो सकता है। ये एक्चुअल में बड़ा क्यों हो जाता है लिम्फ नोड, नॉर्मल तो होता है समय पर, बड़ा क्यों जाता है, ये इन्फेक्शन कोई हुआ होता है तो फाइट करने के लिए अपना क्या करता है, साइज बढ़ा लेता है। साइज फिर हम चेक करते हैं कितना नंबर है, मोबिलिटी चेक करते हैं कि मूव कर रहा है या नहीं, प्लेस कंसिस्टेंसी, हार्ड है, फर्म है, सॉफ्ट है, क्या किस तरीके से ये चेक किया जाता है, ठीक है। और क्या होता है, ये अगर एनलार्जमेंट जो लिम्फ नोड का हुआ है, क्या इंडिकेट कर सकते हैं उसको, टीबी की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, कोई वायरल फीवर हुआ हो, डेंटल इन्फेक्शन हुआ हो, तो इससे ये इंडिकेट करता है, ठीक है, लिम्फ नोड का बढ़ना। नेक्स्ट देखते हैं हम एडीमा। एडीमा क्या होता है कि किसी भी बॉडी पार्ट में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना, ठीक है। 2 तरीके का एडीमा हो सकता है, एक पिटिंग होता है, एक नॉन पिटिंग होता है। मतलब क्या होता है कि जिस पॉइंट पे हुआ है हम उसको एक फिंगर से, मतलब ऐसे क्या करेंगे, प्रेस करके देखते हैं, तो अगर डिप्रेशन रह जाता है कुछ टाइम तक तो पिटिंग कहते हैं। नॉन पिटिंग मतलब ऐसे किया, वापस से वो अपने पोजीशन में आ गया, स्किन वापस आ गई अपने पोजीशन में, तो वहाँ क्या कहते हैं, नॉन पिटिंग। ये क्या क्या इंडिकेट कर सकती है एडीमा की, कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई लिवर प्रॉब्लम हो सकती है, इंजरी या इन्फेक्शन हुआ होगा, ठीक है। एडीमा से हम ये पता कर सकते हैं। नेक्स्ट हम स्किन, हेयर, नेल तो हमें देखना ही होता है, वो मैंने आपको न्यूट्रिशन में भी बताई दिया। नेक्स्ट होता है हम वर्टिब्रल कॉलम को देख सकते हैं। वर्टिब्रल कॉलम का पोजीशन,
कि वो किस पोजीशन में है। अगर 3 कंडीशन हो सकते हैं कि काइफोसिस हो सकता है, ठीक है, एक स्कॉलियोसिस हो सकता है, लॉर्डोसिस हो सकता है। इसे आप अच्छे से एक्सप्लेन करके भी पढ़ लेना कि किस साइड मतलब क्या होता है। इसमें एस शेप हो जाता है, लॉर्डोसिस में मतलब लंबा रीजन आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंडिंग हो जाती है, इसमें बैकवर्ड हम्प की तरह ये बन जाता है, ठीक है। अच्छे से एक बार फिर भी पढ़ लेना, आप लोग देख लेना पिक्चर में। तो ये 3 कंडीशन हम वर्टिब्रल कॉलम की पोजीशन देख के बता सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, जॉइंट्स को। जॉइंट्स में हम क्रेपिटस चेक करते हैं, मतलब ये जो सिटिंग पोजीशन में बैठा होगा पेशेंट, उसकी जो ये नी जॉइंट होती है वहां पे ऐसे हाथ रखा जाता है और बोलते हैं कि उसे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करने को बोलते हैं। मतलब वो अपने जॉइंट को क्या करेगा, आगे पीछे करेगा, तो आपको एक क्रैकल साउंड सुनाई देगा। अगर तो वो बहुत दर्द भरा पेनफुल है, एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा कि उसको करने में प्रॉब्लम है, तो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, और या फिर कोई गैस बबल होता है उसकी वजह से होती है। और जॉइंट्स की जितनी परेशानी हो सकती है उसमें ये क्रेपिटस चेक किया जाता है। नेक्स्ट है बीपी चेक करते हैं। बीपी नॉर्मली कितना होना चाहिए, 120/80 mm ऑफ HG। अगर उससे ज़्यादा होती है इस रेंज से तो हम बोलते हैं हाइपरटेंशन है, कम होती है तो हाइपोटेंशन बोला जाता है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट 12 से 16 टाइम्स होता है पर मिनट। इससे रेस्पिरेटरी की जो डिजीज़ होती है वो पता किया जाता है। फिर हम पल्स रेट चेक करते हैं, ये जो होना चाहिए 60 से 90 के बीच में होता है। टेम्परेचर चेक करते हैं, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री होता है सेल्सियस, तो वो चेक किया जाता है। देन टंग कंडीशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितनी भी हमारी GIT प्रॉब्लम है या कोई हमारे पेट से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं वो क्या होता है, टंग के थ्रू अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो हम टंग का कलरेशन देख के बहुत चीज़ें पता कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट होता है हमारा BMI। BMI का फॉर्मूला क्या होता है, वेट इन kg अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। BMI से क्या चेक किया जाता है, नॉर्मल BMI कितना होना चाहिए, 18 से 24 के बीच में होना चाहिए, तो नॉर्मल माना जाता है। अगर इससे ज़्यादा होता है ओबीस का कंडीशन माना जाता है, और अगर इससे कम है तो अंडरवेट माना जाता है। और ये होता है कि हम इससे पता कर सकते हैं ना कि इन फ्यूचर उसको कोई हार्ट प्रॉब्लम और आने वाली परेशानियां, तो उसको हम पहले से बता सकते हैं कि आपको अपना वेट ये सब कम करना पड़ेगा। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए ये सारे जनरल फिजिकल एग्जामिनेशंस के अंडर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट होता है सिस्टमिक एग्जामिनेशन। वैसे जो सिस्टमिक एग्जामिनेशन होता है मैं आपको वर्बली बता देती हूँ, ये मेनली आप फिजियोलॉजी में सीखते हैं, वहाँ के प्रैक्टिकल जो क्लासेस होती है, लैब होती है, वहाँ पे आपको क्लिनिकल्स में सिखाया जाता है कि जो सिस्टमिक एग्जामिनेशन से क्या समझ आ रहा है आपको, कि सिस्टम जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया आपका, GIT सिस्टम हो गया, ठीक है, नर्वस सिस्टम CNS बोला जाता है। तो रेस्पिरेटरी जितने भी ये सिस्टम्स हैं इनकी जब हम चेकिंग करते हैं तो वो सिस्टमिक एग्जामिनेशन के अंडर आती है। और सिस्टमिक एग्जामिनेशन में आप 4 बातें याद रखना कि इसके अंदर क्या 4 पॉइंट आते हैं। फर्स्ट आता है इंस्पेक्शन किया जाता है, मतलब देखा जाता है, और देखना होता है इंस्पेक्शन। देन होता है क्या, पाल्पेशन होता है, एक परकशन होता है, और क्या होता है एक लास्ट में ऑस्कल्टेशन। हम किस सिस्टम का कर रहे हैं उसके हिसाब से ऑर्डर में वेरिएशन भी आता है, ठीक है। तो वो आप अच्छे से फिजियो में सीखेंगे, हर एक सिस्टम का चेक किया जाता है, ठीक है। तो वो आपको क्लिनिकल में सिखाया जाएगा। जैसे मैं आपको फिर भी एक एग्जांपल देती हूँ कि GIT जो सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, पर्सन लेटा होता है, फ्लेक्स्ड होती है, उसके नीज जो होते हैं फ्लेक्स्ड होते हैं। आप किसी वीडियो में भी चेक कर सकते हैं, मैं आपको बस बता रही हूँ कि स्टमक में जो उसके क्वाड्रेंट है, रीजन है, ये सब में हम देखते हैं, एक आइडिया लगाते हैं। इंस्पेक्शन में हम क्या देखते हैं कि बॉडी उसकी कलरेशन कैसी है, कोई स्कार तो नहीं है, कि स्कार से क्या पता चलेगा, कोई ऑपरेशन हुआ हो, कोई सर्जरी हुई हो इनकी, ठीक है। तो वो एब्डोमिनल रीजन से हमें पता चलता है कलरेशन। शेप क्या है, ठीक है, वो देखते हैं हम। डिस्टेंडेड शेप है, मतलब कि गैस फिल्ड है, मतलब प्रेगनेंसी की वजह से भी हो सकता है वो गैस भरी हो, या गैस मतलब कि गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, डिस्टेंशन उस वजह से हुआ हो, या फिर कोई फ्लूइड असाइटिस का कंडीशन हो, मतलब एब्डोमिनल कैविटी में फ्लूइड फिल हो। तो ये शेप से हम पता लगाते हैं। फिर क्या आता है पाल्पेशन। पाल्पेशन में होता है कि हम हर एक जो ऑर्गन है क्वाड्रेंट्स में, जैसे कि ये जो एब्डोमेन के 9 रीजन होते हैं ना, 4 क्वाड्रेंट 9 रीजन होते हैं, तो हमारे हर एक में क्या होता है, एक लेफ्ट को रखते हैं और मिडिल फिंगर पे क्या करते हैं, हम इससे टैप करके देखते हैं। टैप करने से क्या होता है, हम साउंड को देखते हैं कि डल आ रही है या फिर रेजोनेंट, मतलब जहां एयर होता है वो रेजोनेंट साउंड होगा, डल होगा जहां पे कोई ऑर्गन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये आता है परकशन में, ठीक है, ये पॉइंट्स परकशन में आते हैं। देन होता है पाल्पेशन, मतलब कि हम क्या करते हैं, पाल्पेट करते हैं। इसमें क्या देखते हैं कि कोई जो ऑर्गन है वो नॉर्मल अपने साइज से एनलार्ज तो नहीं हो गया, ठीक है, कोई अगर प्रॉब्लम लेकर आए तो हम पाल्पेशन में वो पॉइंट्स आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऑस्कल्टेशन, ठीक है। ऑस्कल्टेशन में हम स्टेथ के अकॉर्डिंग, मतलब स्टेथ के थ्रू सुनते हैं कि किस तरीके से साउंड आ रहे हैं। अगर हम GIT का कर रहे हैं तो बाउल साउंड सुनते हैं, 35 होना चाहिए, मतलब इसका 35 तक इसका रेंज होता है, 3 मिनट तक हम सुनते हैं, ठीक है।
तो ये पॉइंट्स है सारे हमारे सिस्टमिक एग्जामिनेशन के अंदर। इसमें जो सिस्टमिक में जैसे अभी मैंने जीआईटी का बताया, तो इसमें पहले क्या किया जाता है, इंस्पेक्ट किया जाता है। पालपेट हम डायरेक्टली नहीं करते हैं क्योंकि वो पोजीशन चेंज हो सकती है, साउंड चेंज हो सकता है, ठीक है। तो पहले क्या किया जाता है, परकशन, फिर क्या किया जाता है, ऑस्कल्टेशन, और यहाँ से फिर क्या करते हैं हम, पाल्पेशन कर सकते हैं। तो ये आपको और भी अच्छे तरीके से आप फिजियो में सीखेंगे, वहाँ क्लिनिकल्स में, लैब वगैरह में आपको वहाँ पे मतलब क्लिनिकल की क्लास में अच्छे से सिखाया जाता है, ठीक है, प्रैक्टिकल क्लासेस में। सो दैट्स इट, ये हमारी पूरी केस टेकिंग की जो एंटायर सीरीज थी वो कंप्लीट हो गई है। आप टाइम निकाल कर इसे अच्छे से पूरे कंप्लीट वीडियो को देखें, हर पॉइंट्स को नोट करके आप रख सकते हैं, फिर ये आपको बहुत हेल्प करेगी जब आप केस टेकिंग करेंगे। और फिर आपको ये जो एग्जामिनेशन बताया, जो कि आप खुद से भी देख के उस पेशेंट में चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, फिर आप हैबिट बनाएंगे और जितना ज्यादा केस लेंगे आप उसको उसी हिसाब से आदत मतलब हैबिट आ जाएगी आपको। और फिर ये सबका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, बट जो ऑर्डर होता है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। सो थैंक यू सो मच।